नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां बेउर थाना क्षेत्र में हुए आनंद कुमार हत्याकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने ये आया है कि हत्या पारिवारिक जमीन विवाद के कारण रची गई साजिश का हिस्सा थी। पुलिस के मुताबिक मृतक के पटीदारों ने 3 पेशेवर शूटरों को सुपारी देकर के आनंद कुमार की हत्या कराई थी। मामले में एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। हत्या में शामिल शूटर फिलहाल एक अन्य मामले में जेल में बंद है, जिन्हें पुलिस रिमांड पर लेकर के पूछताछ की जा रही है। तो पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल बाइक और 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं पटना से, जहां बेउर थाना क्षेत्र में आनंद कुमार हत्याकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि हत्या पारिवारिक जमीन विवाद के कारण रची गई थी। किया गया तो उसमें अन्य 4 लोग को भी गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम क्रमशः राजीव कुमार, आदर्श कुमार, रोशन कुमार और गौरी शंकर है। इन लोगों के बयान के उपरांत ये पता चला कि इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचते हुए शूटर हायर किया और जिस शूटर ने इस घटना को कारित किया। क्या रांची में आरएसएस कार्यालय पर हुआ हमला सिर्फ 3 युवकों की करतूत थी, या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? एनआईए को पूछताछ में ऐसे क्या सुराग मिले कि जांच की दिशा ही बदल गई? इन तमाम सवालों के बीच रांची के निवारणपुर स्थित आरएसएस कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले की जांच अब एनआईए के हाथों में है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों 7 दिनों की रिमांड पर पूछताछ जारी है और जांच एजेंसी को कई अहम खुलासे की उम्मीद है। आरएसएस दफ्तर पर हमला, कौन है मास्टरमाइंड? रांची अटैक का पाकिस्तान कनेक्शन। 3 आरोपी, लेकिन साजिश कितनी बड़ी? रांची हमले के तार कहां तक? क्या रांची बना बड़ी साजिश का अड्डा? ये सवाल इसलिए क्योंकि 16 जून की देर रात रांची के निवारणपुर स्थित आरएसएस दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला हुआ। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हुई और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, मामला स्थानीय घटना से निकलकर राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में पहुंच गया। अब इस पूरे केस की जांच एनआईए कर रही है। इस मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपी सैफ अंसारी, अमन अंसारी और सायन सुजान को 7 दिनों की रिमांड पर लिया गया है। एजेंसी लगातार पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश में जुटी है कि हमला किसके इशारे पर हुआ, इसकी प्लानिंग कहां बनी और क्या इसमें कोई बड़ा नेटवर्क शामिल था। जाहिर है कि जिस पूरे के मामले को याद कीजिएगा तो इस मामले के पूरे तार जो हैं पाकिस्तान से जुड़े थे। मतलब कि इसमें एक तरीके से आतंकी संगठन के शामिल होने का भी जो मॉड्यूल होता है वो भी सामने आया था। और सबसे बड़ी बात यह कि इसके तीनों आतंकी जो हैं, सैफ अंसारी, अमन अंसारी और सायन सुजान जो है, उसको रिमांड पर लिया गया है। और इसमें से एक आरोपी वो भी होगा जो आपको याद होगा कि जो एक हाफ इनकाउंटर जिसे कहा जा रहा है, जिसमें वो घायल हुआ था, उससे भी पूछताछ की जाएगी। और तमाम जो आतंकवादी संगठन है या उनके विदेशी कनेक्शन है, उसको एनआईए। शुरुआती जांच में एजेंसियों को ऐसे इनपुट मिले हैं जिनके आधार पर मामले के तार अंतर्राज्यीय नेटवर्क और कथित तौर पर पाकिस्तान से जुड़े होने की आशंका की जांच भी की जा रही है। इसी वजह से एनआईए हर पहलू की गहराई से पड़ताल कर रही है। एजेंसी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमला किसी बड़े मॉड्यूल का हिस्सा था या नहीं और आरोपियों को किसने मदद पहुंचाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि सैफ अंसारी के द्वारा जो फेंका गया जो पेट्रोल बम था, उसका एक वीडियो भी बनाया गया था। जरा सोचिए ये वो कैसा खौफनाक मंजर होगा कि जब एक आतंकवादी, आपको तस्वीरें सीसीटीवी की याद होगी कि एक आतंकी जो है यहाँ से ऐसे, यही पोजीशन था उसका, और ऐसे बम फेंकता है। आरएसएस कार्यालय यही है, ऐसे बम फेंकता है। एक बम आपको सीधे जाकर छत पर गिरता है जो कि फटता है, दूसरा बम जो है ठीक इस बाउंड्री के उस तरफ जाकर गिरता है जो फटता नहीं है। लेकिन तमाम दूसरा जो व्यक्ति था उसकी वीडियो बना रहा था। मतलब उसकी मंशा साफ समझ में आती है कि वास्तव में बम को, पेट्रोल बम को फेंकने का मतलब जो होता है सीधे कि पेट्रोल जब गिरता है तो फैलता है और आग लगती है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कॉल डिटेल, डिजिटल चैट और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। एनआईए को उम्मीद है कि रिमांड के दौरान इस मामले में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल जांच जारी है और एजेंसी पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। अब सवाल उठता है कि क्या रांची पर हमले की साजिश सीमाओं के पार से रची गई थी? क्या जांच में और भी बड़े नाम सामने आएंगे?
और क्या एनआईए इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर पाएगी? इन सारे सवालों के जवाब अब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। एनआईए की दबिश शुरू हो चुकी है। जाहिर है कि जैसे जैसे दबिश, पकड़ और पूछताछ ज्यादा बढ़ेगी, कई खुलासे सामने आएंगे। कह रहे हैं प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। क्या हिमांशु सिंह की हत्या सिर्फ एक वारदात है या बिगड़ती कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी तस्वीर? या आखिर कब तक अपराध पर सियासत होगी, कार्रवाई कब होगी? इन्हीं सवालों के बीच हिमांशु सिंह हत्याकांड के विरोध में एनडीए के आह्वान पर जमशेदपुर बंद रहा। साकची, विष्णुपुर समेत शहर के कई प्रमुख शहर पूरी तरीके से बंद रहे। बीजेपी, जेडीयू और आजसू ने नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिमांशु हत्याकांड, थम गया जमशेदपुर। अपराध पर सियासत या कार्रवाई? जमशेदपुर बंद, सरकार कटघरे में। कानून व्यवस्था पर सड़कों पर संग्राम। बड़ा सवाल, अपराध पर सरकार क्यों है खामोश? हिमांशु को इंसाफ कब मिलेगा? हिमांशु सिंह हत्याकांड के विरोध में एनडीए के आह्वान पर बुलाए गए जमशेदपुर बंद का व्यापक असर देखने को मिला। सुबह से ही बीजेपी, जेडीयू और आजसू पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। शहर के प्रमुख बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा और सामान्य जनजीवन भी प्रभावित नजर आया। आज की बंदी ने यह सिद्ध कर दिया कि जमशेदपुर की जनता मात्र दर्शक की मुद्रा में नहीं रहे। साकची, बिष्टुपुर, मानगो, गोलमुरी समेत कई इलाकों में दुकानें बंद रहीं। कई निजी संस्थानों ने भी अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। बंद समर्थकों ने सड़क पर बैठकर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि राज्य में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और सरकार कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम रही है। बंद को देखते हुए पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रही और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए रहा। दूसरी ओर प्रदर्शनकारी हिमांशु सिंह के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग करते दिखे। बंदी का समर्थन भी करते हैं, लेकिन इस तरीका से नशा है ना कि अब डर लगता है। घर से छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं या मार्केट में, डर लगता है कि कोई नशाखोर जाकर के चापड़ नहीं मार दे मेरे बच्चे को। पूरे जमशेदपुर में लोग देखिए तो हम लोग जैसा नागरिक डरा सहमा हुआ है। हिमांशु सिंह हत्याकांड अब केवल एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। विपक्ष इसे राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था का प्रतीक बता रहा है, जबकि अब सभी की नजर सरकार और पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी है। अब सवाल उठता है कि क्या हिमांशु हत्याकांड पर उठी आवाज सरकार को कटघरे में खड़ा कर देगी? क्या बंद के बाद अपराधियों पर होगी निर्णायक कार्रवाई? और क्या जमशेदपुर को मिलेगा कानून का भरोसा? इन सवालों के जवाब अब जांच और सरकार की अगली कार्रवाई तय करेगी। इस बंदी का असर क्या कुछ होता है वो तो आने वाला समय बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। वैशाली में पुलिस एनकाउंटर के बाद फरार 2 अपराधियों की तलाश में पुलिस जुटी है। मुठभेड़ में घायल दोनों अपराधियों ने पिछले महीने वैशाली में 2 लूट की घटना को अंजाम दिया था। बलिगांव में मुठभेड़ स्थल पर जांच करने पहुंचे एसपी ने बताया कि मौके से 2 पिस्टल, 1 बाइक के साथ ही 2 मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। एसपी ने बताया कि मौके से फरार हुए दोनों अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। उन्होंने बताया कि पुलिस की गोली से घायल अमन और उसका पूरा गिरोह समस्तीपुर, दरभंगा और आसपास के जिले में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। इसी दौरान मुठभेड़ और जवाबी कार्रवाई में एक पैर में गोली लगी जबकि दूसरा भागने के दौरान घायल हो गया। और जबकि वहां से मौका वारदात से फरार हो गए। वहां पर बगल में नून नदी बहती है, उसे वो लोग वहां से उसका रास्ता लेके वहां से फरार हो गए हैं। इनका जो गिरोह है वो लंबा चौड़ा गिरोह है। जितना जानकारी प्राप्त हुई है लगभग 8-10 लोग इस गिरोह में शामिल है, परंतु अभी तक वहां पर जो अपराध की योजना बना रहे थे किसी स्वर्ण व्यवसायी के साथ दरभंगा या
या समस्तीपुर में किसी स्वर्ण व्यवसायी के साथ किसी घटना करने की योजना बना रहे थे, उसी के दौरान जो इनपुट प्राप्त हुआ उस पर कार्रवाई की गई है। आगे भी हम लोग इस प्रकार से जो बड़े अपराध कर्मी उनके विरुद्ध इस प्रकार से पकड़ने की कार्रवाई करते हैं। इधर सीतामढ़ी में लूटकांड के आरोपी फेकन महतो के हाफ एनकाउंटर के बाद उसका आपराधिक इतिहास सामने आया है। देखिए, फेकन महतो पर जिले के अलग अलग थाने में कुल 9 संगीन मामले दर्ज हैं, जिसमें सबसे अधिक सीएसपी लूट और हथियार की नोक पर लूट के मामले हैं। 1 जुलाई को भी इस अपराधी ने रीगा थाना क्षेत्र में सीएसपी संचालक से दिन दहाड़े करीब 1.5 लाख रुपए की घटना की लूट की थी और इसको अंजाम दिया था और उसके बाद फरार हो गया था। लेकिन इनपुट के आधार पर पुलिस ने उसकी घेराबंदी की और जब उसे पकड़ने की कोशिश की गई तो फेकन महतो ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां दागी थी और पैर में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर देता है। पुलिस के द्वारा भी संतुलित कार्रवाई करते हुए जवाबी कार्रवाई में इसके पैर पे गोली मारी जाती है और इसके बाद उससे पकड़ा जाता है। उसके बाद से भी हम लोगों के 7.65 mm का पिस्टल और 29 तारीख को लूटी गई जो बाइक थी वो भी बरामद होती है। और जो टाउन में जो अभियुक्त पकड़े गए थे उनके पास से भी हम लोगों को 2 कट्टा और भारी मात्रा में गोली बरामद हुआ है। इस संबंध में सभी अभियुक्तों की पहचान पूर्णतः कर ली गई है। अब तक 7 गिरफ्तारियां की गई। और देखिए, बिहार में बिजली खपत का फिर से रिकॉर्ड टूटा है। 3 जुलाई को रात बता दें कि 9.52 तक राज्य की अधिकतम विद्युत मांग 9135 मेगावाट दर्ज हुई है। बिहार विद्युत इकाइयों ने सफलतापूर्वक मांग पूरी की है। उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति का लाभ मिला है। तो गर्मी का मौसम है और इससे में लगातार लोड बढ़ भी रहा है, लेकिन इसके साथ साथ सरकार की पहल है कि निर्बाध बिजली जो लोगों को है वो मिलती रहे, क्योंकि खपत जो है वो बढ़ जाती है। कई उपकरणों का इस्तेमाल लोग करते हैं। बिजली खपत का फिर से जो रिकॉर्ड है वो इस बार टूटा है। बता दें कि विद्युत मांग 9135 मेगावाट दर्ज हुई है। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए झारखंड विधानसभा में 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा है कि राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा यह मामला है। साइबर फ्रॉड से बचाव और जागरूकता जरूरी है। देखा होगा इसका एडवर्टाइजमेंट में, तुम्हारा बारी आएगा, तुम्हारा भी नंबर आएगा। टीवी में आता है इसका एड। इसका मतलब क्या है? आज आप ठगे हैं, कल हो सकता है कल हम भी ठगेंगे। तो ये जो ठगने का जो सिलसिला बढ़ रहा है, इसके प्रति हम लोगों को जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है। और आप इस विषय को भी जान लीजिए, आज के तारीख में ये साइबर ये इंस्ट्रूमेंट इतना व्यापक हो गया कि समाज में हर व्यक्ति के हाथों में इस चीज रहता है और सारे लोगों का अपना अपना सेक्रेसी, अपना अपना इंफॉर्मेशन भी उसी मशीन, उसी डिवाइस के अंदर रहता है। जी, बहुत ही चिंता का विषय है इन दिनों जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, और शायद ही कोई ऐसा घर है जहाँ के लोग इससे त्रस्त ना हो। कोई किसी के बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा लिए जा रहे हैं, किसी को अलग तरह की धमकियां मिल रही है। अभी हाल के दिनों में देखने को मिला कि किसी गुंडे का नाम लेकर उनसे रंगदारी भी मांगी गई है। ऐसे केसेस चूंकि जनप्रतिनिधियों के पास आते हैं लोग, सबसे पहले हम ही लोगों के पास आते हैं, उसके बाद पुलिस के पास जाते हैं, तो कई बार ब्लैकमेल किया जाता है। वीडियो कॉल आते हैं, आप अगर अनजाने में उठा लें तो फिर कहीं उधर से कुछ फोटो लेकर क्लिक करके उनको भी फंसाने की कोशिश होता है। AI को लेकर 1 दिवसीय ये सेमिनार का आयोजन पुराने विधानसभा में आहूत थी और छोटे छोटे बिंदुओं को नजरअंदाज करते हैं तभी लोग ठगे जाते हैं। चाहे वो पासवर्ड बनाना हो, चाहे ईमेल में सिक्योर्ड रहना हो, चाहे मोबाइल कैसे आपका सुरक्षित रहे, आपका बैंक अकाउंट कैसे सुरक्षित रहे। धनबाद से बड़ी खबर, जहां गैंगस्टर प्रिंस खान की धमकी का एक और मामला सामने आया है। विधायक अरूप चटर्जी को प्रिंस खान ने धमकी दी। गैंगस्टर ने फोन, व्हाट्सएप, ऑडियो और मैसेज के जरिए रंगदारी की मांग करते हुए 24 घंटे के भीतर पैसे का इंतजाम करने की धमकी दी है। विधायक ने इस मामले में धनबाद के एसएसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। तो बड़ी खबर धनबाद से, जहां गैंगस्टर प्रिंस खान की धमकी का एक और मामला सामने आया है। विधायक अरूप चटर्जी को प्रिंस खान ने धमकी दी है। गैंगस्टर ने फोन, व्हाट्सएप, ऑडियो और मैसेज के जरिए रंगदारी की मांग करते हुए 24 घंटे के भीतर पैसे का इंतजाम करने की धमकी दी है। विधायक ने इस मामले में धनबाद के एसएसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की।
चलिए अगली खबर अब आपको मोतिहारी से बताते हैं, जहां पिपरा कोठी थाना क्षेत्र में जिला प्रशासन ने NHAI की टीम के साथ मिलकर के अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और इस दौरान अतिक्रमित जमीन पर बनाई गई दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। थाना प्रभारी ब्रजेश सिंह की मौजूदगी में पुलिस और प्रशासन की टीम ने चिन्हित 24 से अधिक दुकानों पर कार्रवाई की। बुलडोजर से अवैध निर्माण को भी हटाया गया। प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए आगे भी अभियान जारी रखने की बात कही है। कहने का मतलब है कि हम लोग अपना दुकान बना के रखे थे तो वो हम लोग खाली कर रहे थे ना, तो हम लोग को 1 घंटा का भी समय नहीं दिया गया है। आज जो अतिक्रमण में पूरा नाहर के और PWD में बना के रखा है उन लोग को दुकान नहीं तोड़ा गया है, यही कहना था हमको। क्यों नहीं तोड़ा गया? अब वो आवेदन भी 107 भी जिन पर हुआ है उनका दुकान नहीं तोड़ा जा रहा है। आज जिन पर नहीं है उनका 2 दिन से खाली कर रहा था लड़का सब, लोग आके जबरदस्ती आके सारा तोड़ के तहस नहस लाखों रुपया का नुकसान ये लोग किया है। हम लोग 2-3 दिन से तोड़ रहे थे, तो अभी आके प्रशासन हम लोग GCP से हटा के कम से कम 50-60 हजार रुपया का नुकसान करा उरा के और चले गए। जिसको खड़ा है उसको नहीं तोड़ रहे हैं, मीट चावल खा के पैसा लेकर कमीशन उन लोग का छोड़ दिए हैं। और जो अतिक्रमण में अतिक्रमण में है वो लोग का नहीं टूट रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से बुलडोजर गरजा है। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ कलेक्ट्रेट कैंपस में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। कमिश्नरी गेट से लेकर DM ऑफिस और DTO ऑफिस तक सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों पर बुलडोजर चला। इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। इसके साथ ही सड़क पर अनाधिकृत रूप से बाहर सामान रखने वालों पर भी जुर्माना लगाया। मंडल परिसर में देखा जा रहा था बहुत सारी अवैध दुकानें जो है इस्टेब्लिश हो गई थी, जो छोटी मोटी चाय पानी इन सब की, जिसके कारण बहुत दिक्कतें आ रही थी, तो इसी के लिए उसको हटाया गया है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि बहुत सारे अवैध तरीके से बाइक वाइक भी पार्क करते हैं, तो अब उस पर भी हम लोग अभियान चलाएंगे। अस्थायी दुकानदार हैं जिनको अलॉटमेंट है, वो अपना पेपर दिखा रहे हैं तो हम लोग छोड़ रहे हैं। जिनके पास कोई अलॉटमेंट ही नहीं है उनको हम लोग दुकान को ध्वस्त कर रहे हैं, फाइन मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं। आधा अधूरा अतिक्रमण हटाने से क्या अतिक्रमण समाप्त होगा? नहीं, ये रेगुलर अभियान चल रही है। देखिए, पटना सिटी में बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था और बढ़ते अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पटना नगर निगम प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे अवैध कब्जा, दुकानों के बाहर रखे सामान और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर सड़क पर खड़ी की गई गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। संयुक्त अभियान पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र इलाके में चलाया गया और इस दौरान सड़क पर अवैध अतिक्रमण करने वाले लोगों और गलत तरीके से सड़क पर गाड़ियों को पार्क करने वाले वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूला गया। मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने की बात दोहराई है। इसका जो अतिक्रमण का प्रोसेस यही है कि जितना भी रोड पे व्हाइट लाइन के बाहर जितना भी अनावश्यक रूप से गाड़ी लगाया गया है, जिससे जाम की समस्या बनी रहती है, तो उस पर कार्रवाई किया जा रहा है, चालान किया जा रहा है। थाना से नाला तक हम लोग, चौक से कारपुर तक हम लोग विशेष अतिक्रमण अभियान चला रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के संयुक्त आदेश के आलोक में नेपाल बॉर्डर से सटे बिहार की सीमावर्ती जिलों में भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अब और भी मजबूत और अभेद्य होने जा रही है। नेपाल की खुली सीमा होने वाली घुसपैठ, मानव तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी और जाली नोटों के काले कारोबार जैसे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए बिहार सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार सीमावर्ती इलाकों में खुफिया तंत्र को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत किया जाएगा। इसके तहत विशेष शाखा में 1300 से अधिक अधिकारियों और 138 दारोगा की तैनाती की गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सतीश कुमार मिश्रा। नेपाल की खुली सीमा पर भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत बनाने को लेकर बिहार सरकार ने नया निर्णय लिया है। दरअसल बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राज्य की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बिहार पुलिस ने निगरानी और सतर्कता बढ़ाने का निर्णय लिया है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार सभी जिलों में छोटी बड़ी घटनाओं और सूचनाओं पर पैनी नज़र रखी जाएगी। खुफिया तंत्र को और भी सशक्त बनाया जा रहा है। 1300 से अधिक अधिकारी, 138 दरोगा की विशेष शाखा में पदस्थापना की गई है। बिहार की लगभग 729 किलोमीटर लंबी नेपाल सीमा पर घुसपैठ
तस्करी, मानव तस्करी, नशीले पदार्थ, नकली मुद्रा की तस्करी पुलिस की चुनौतियां बनी हुई हैं। बंगाल झारखंड से लगने वाली सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। इसी वजह से बिहार सरकार ने आईजी बॉर्डर का नया पद भी सृजित किया है। बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राज्य की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बिहार पुलिस ने निगरानी और सतर्कता बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। बता दें कि सीमांचल का जो यह अररिया है लगभग 100 किलोमीटर की खुली सीमा से सटा हुआ है, जहां पर भारत विरोधी गतिविधि की सूचनाएं जो है अक्सर आते रहती हैं। ऐसे में नेपाल की खुली सीमा को और भी अभेद्य बनाने को लेकर बिहार सरकार का यह जो फैसला है इसका लोग स्वागत कर रहे हैं। सतीश कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 अररिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय और बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद पूर्वी चंपारण से सटी भारत नेपाल सीमा पर निगरानी अब बढ़ा दी गई है। नो मीन्स लैंड इलाके में अतिक्रमण वाली जगहों को जिला प्रशासन की टीम ने चिन्हित कर लिया है और डीएम सौरभ सुमन यादव के मुताबिक का बॉर्डर के 15 किलोमीटर अंदर तक के इलाके में पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी। साथ ही नो मीन्स लैंड में अतिक्रमण के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई कर इलाके को खाली कराया जाएगा और सीमा पार से तमाम अवैध गतिविधियों पर नकेल कसी जाएगी। कई जो चीजें हैं जिस पर हम लोग निगरानी रख रहे हैं, जैसा कि आपने एनक्रोचमेंट का कहा, तो हम लोग लगभग सभी एनक्रोचमेंट जो नो मैंस लैंड में या 0 to 15 किलोमीटर में गवर्नमेंट लैंड पे हैं, वो सारा एनक्रोचमेंट हम लोगों ने हटा दिया। सिर्फ कुछ 1-2 मामले शेष रह गए, उस पर भी हम लोग जो जरूरी कार्रवाई है वो शीघ्र कर लेंगे। इसके अलावा बॉर्डर से जो फेक करेंसी नोट्स आते हैं, जो मादक पदार्थ आते हैं, अन्य तरह के जो बॉर्डर में ऐसे संस्थान हैं जिसमें अगर अवैध तरह की गतिविधियों में संलिप्त हैं, उन सभी पे हम लोग चिन्हित करके इनकम टैक्स के साथ, जीएसटी के साथ, अन्य जो एजेंसीज हैं उनके साथ मिलके हम लोग पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी के द्वारा सख्ती बढ़ा दी गई है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये महुआवा का कटगनवा जो है बॉर्डर है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो एसएसबी के जवान हैं उनकी पूरी मुस्तैदी है और हर आने जाने वाले की पूरी जांच पड़ताल हो रही है। उसके बाद ही उसको भारतीय सीमा में प्रवेश दिया जाए। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो एसएसबी के जवान हैं पूरे कागजात के साथ जो है उनकी जांच कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एसएसबी के जवान मुस्तैद जरूर हैं, लेकिन ये ओपन बॉर्डर होने के कारण तस्करों पर लगाम लगाना थोड़ा मुश्किल जरूर है। और ठीक जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बाएं तरफ जो है वो नेपाल का इलाका वहाँ से शुरू होता है और वैसी स्थिति में नेपाल की तरफ भी सख्ती बढ़ाई गई है। हर आने जाने वाले की वहाँ भी जांच हो रही है, लेकिन जो एसएसबी के जवान हैं वो पूरी मुस्तैदी के साथ जो है वो जांच में जुटे हैं। हर आने जाने वाले की गहन जांच हो रही है, पड़ताल हो रही है, उनके कागजातों की जांच हो रही है। उसके बाद में भारतीय सीमा में उनको प्रवेश दिया जा रहा है। अवनीश कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। भागलपुर में मानसून आने के साथ ही बाढ़ की आहट भी सुनाई दे रही है। नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र के साथ पहाड़ी इलाकों में बारिश का असर है। बाढ़ की आशंका को लेकर जल संसाधन विभाग भी तैयारियों में जुटा है। कटावग्रस्त इलाकों में कटाव रोधी काम जारी है। सबौर प्रखंड के ममलखा में पिछले साल गंगा नदी का रौद्र रूप दिखा था। इस साल यहां करीब 10 करोड़ की लागत से कटाव रोधी काम जारी है। जलस्तर बढ़ने पर कटाव नहीं हो, इसे लेकर बालू की बोरियां गंगा नदी में डाली जा रही है। साथ ही नौगछिया के गोपालपुर इस्माइलपुर तटबंध को भी दुरुस्त किया जा रहा है। डीएम ने काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन ममलखा के लोगों की माने तो प्रशासनिक दावों के बाद भी काम में लापरवाही बरती गई और जलस्तर बढ़ने के पर बालू की बोरियों के बहने की आशंका भी जताई जा रही है। ठेकेदार पहले काम करने के लिए आया ना, तो जब ऊपर पे दे रहा था बोरी, तो हम लोग कहे कि देखिए पहले 80 दीजिए, नीचा से जो गहराई है 70-75 फीट 100 फीट उसमें दीजिए, पहले वो एनसी दीजिए, ठोस से दीजिएगा तो ऊपर दीजिएगा तो ठोस होगा। लेकिन बोला कि ठेकेदार के नहीं, पहले जो है ना पानी बढ़ रहा है तो ऊपरे से देंगे तब नीचा में देंगे। लेकिन अब जब ऊपर पे दे दिया तो आप कह रहे हैं तो कहा कि दे दिया, लेकिन सगड़ चेक कीजिए ना किधरों ने। पहले नीचे में पहले बोरी देना चाहिए था, तब इसके बाद एनसी देना चाहिए, तब देना चाहिए। हम लोगों का मांग था कि रिंग बांध, लेकिन यहाँ तो बोरी दिया गया था। तो हमको लगता है कि हमको ना उम्मीद लगता है बचेगा, काहे कि ये जो दे रहा है ये टोटल फौजदारी काम हो रहा है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन ने एपीपीआई
ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नवाजा है। आपको बता दें कि नीता अंबानी को ये अवार्ड हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, कल्चर और कम्युनिटी डेवलपमेंट में उनके शानदार योगदान और सेवा करने के अटूट संकल्प के लिए दिया गया। तो देखिए, नीता अंबानी को इस अवार्ड से नवाजा किया है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है नीता अंबानी, जिनको अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन ने AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नवाजा है। नीता अंबानी को ये अवार्ड हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, कल्चर और कम्युनिटी डेवलपमेंट में उनके शानदार योगदान और सेवा के लिए दिया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बंदे रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।